दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग प्रोसेस में एक्सटेंशन एपिसोड्स आप देख ही रहे होंगे। 7th एक्सटेंशन एमसीसी के राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में आ गया है, जो अब तक की सबसे अनएथिकल काउंसलिंग प्रोसेस को दर्शाता है। इससे पहले कभी भी इस तरीके के इतने एक्सटेंशंस नहीं हुए। इन एक्सटेंशंस के पीछे कारण क्या है और आम विद्यार्थी इसमें कैसे सफर करता है, इस बात को आज डिस्कस करेंगे। बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की जुबा तेरी अपनी है। इस वीडियो में मेडिकल कॉलेजेस के और मेडिकल एजुकेशन के उस करप्शन की बात भी करेंगे जो लंबे समय से चला आ रहा है। पिछले दिनों जब 2024 के 16 उन स्टूडेंट्स का डेटा देते हुए एक वीडियो मैंने पब्लिश किया था, जिसमें नीट काउंसलिंग प्रोसेस में वो बच्चे भी मेडिकल कॉलेज पा गए जिनको क्वालिफाइंग मार्क्स तक नहीं मिले। तो इस करप्शन को उजागर करने के समय बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि सर कुछ नहीं हो सकता। अगर हम सब यही सोचने लगेंगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए जहां जैसे संभव हो, जहां तक संभव हो, आवाज उठानी चाहिए। तो आइए आज इस वीडियो में हम बात करें कि एमसीसी की ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है, इसमें इतने एक्सटेंशंस क्यों आ रहे हैं और क्या फिर एक्सटेंशंस आ सकते हैं। दूसरी जरूरी बात हम यहां करेंगे कि ये जो एनआरआई सीट्स के पीछे का खेल है, ये असल में क्या है। और तीसरी बात, उन्हीं बैकडोर एंट्रीज की जिन पे एमसीसी माफी चाहूंगा एनएमसी ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए लीपापोती की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसमें इतने एक्सटेंशंस क्यों आ रहे हैं। 7th एक्सटेंशन आप एमसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस में देख रहे हैं, मतलब पहला जो राउंड है उसको 7वें बार बच्चों एक्सटेंड कर दिया गया है। अब स्टेट्स की काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो साथ साथ चल रही है, आपको पता होगा। और ऐसा भी है कि बहुत सारे स्टेट्स ने तो रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन आपको क्या पता है कि स्टेट्स को ये सब जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा। इसको रिवाइज करने के पीछे रीजन ये होता है, स्टेट्स को काउंसलिंग प्रोसेस में एमसीसी के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। अच्छा, ये एक्सटेंशन में जा क्यों रहा है, तो इसके दो बड़े कारण हैं। एक्सटेंशन के कारण समझ लीजिए, सबसे पहली बात, कुछ एनआरआई जो है उनके मामले को लेके बहुत स्पष्टतया कुछ भी नहीं कहा गया था। मतलब एनएमसी अगर आप देखें तो लगातार अपने एनआरआई स्टेटस को लेके कंफ्यूज्ड एक तरीके से थी। एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए नोटिफिकेशन जब जारी करता है, रूल रेगुलेशंस की बात करता है, तो आप अगर देखेंगे तो इस एनआरआई के संबंध में मई से लेकर बच्चों 6 अगस्त तक, लास्ट जो 6 अगस्त है वहां तक अचानक इसको बदला जाता है। एनआरआई को एक तरीके से रीडिफाइन किया जाता है। एनआरआई को रीडिफाइन करने के पीछे कुछ सीटों का खेल है, करोड़ों का खेल है। इस खेल की बात भी करेंगे और साथ में इधर आप ये कहेंगे कुछ कोर्ट केसेज जो थे, इन कोर्ट केसेज के कारण भी बच्चों, ये जो कोर्ट केसेज थे, इन कोर्ट केसेज के कारण भी आप ये कह सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस को जो है वो एक्सटेंशन में बार बार लाया जा रहा है। इंपैक्ट कट ऑफ पे डेफिनेटली आएगा, कट ऑफ हायर साइड शिफ्ट होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक अपने प्रोसेस को रिवाइज नहीं कर पाए। तो जिन बच्चों के पास काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के ऑप्शन स्टेट और सेंट्रल दोनों में होते थे, अब वो हो सकता है हाई रैंक वाला अपने स्टेट में सीट ऑक्यूपाई कर ले, तो इसकी कट ऑफ, मतलब स्टेट की कट ऑफ हायर साइड में एक तरीके से आपको पुश होती हुई दिखाई देगी। तो ये पहला काउंसलिंग पे और काउंसलिंग प्रोसेस पे आप ये कह सकते हैं एक्सटेंशन से आने वाला इंपैक्ट है कि आपको कट ऑफ हायर साइड दिखाई देने वाली है। दूसरे मुद्दे पे चलते हैं, जो अपने आप में सबसे सेंसिटिव मुद्दा इस समय बना हुआ है। और ये सेंसिटिव मुद्दा क्या है, एनआरआई को क्यों रीडिफाइन किया जा रहा है, एनआरआई को रीडिफाइन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों जरूरत पड़ रही है ये बताने की एनआरआई कौन होता है। देखिए, आप जानते हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, इन नॉन रेजिडेंट इंडियंस को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में और हमारे यहाँ जो सोसाइटी के मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें एडमिशन दिया जाता है। अगर आपको बच्चों ध्यान हो तो जो न्यू जीएमसीज हैं, जैसे 100 सीट्स अगर किसी जीएमसी में हैं, तो ये 100 सीट्स में से आपको नई जीएमसी में ये देखने को मिलेगा करीब करीब कई जगह तो 35 सीट्स जो हैं वो एनआरआई के नाम रजिस्टर्ड है। हालांकि ये सीट्स जब खाली रहती हैं तो इन सीट्स को मैनेजमेंट, इन शॉर्ट में मेंशन कर रहा हूं, इन सीट्स को मैनेजमेंट कोटा में एक तरीके से शिफ्ट कर दिया जाता है। तो जो पेमेंट सीट का ऑप्शन लिए हुए बच्चे होते हैं उनको ये सीट मिल जाती है। अच्छा, इस एनआरआई को रीडिफाइन किया गया। पहले अगर आप एमसीसी की गाइडलाइन देखेंगे
तो पहले आपको देखने को ये मिलेगा कि वहां फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री जो रिलेटिव्स हैं उनको किसी भी प्रकार से एमसीसी के द्वारा होने वाली काउंसलिंग प्रोसेस में एमबीबीएस सीट पर एडमिशन के लिए मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन अब इसे बदला गया है। अब इसे बदला गया है कैसे, आप किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं या कौन कौन एडमिशन ले सकता है। तो सबसे पहले तो जो कैंडिडेट एनआरआई है, डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो आ सकता है, किसी भी देश का नागरिक भारत में आके एमबीबीएस कर सकता है। दूसरी काम के बाद चाइल्ड ऑफ एनआरआई, यहां तक भी ठीक था, चाइल्ड ऑफ एनआरआई जो है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, इनके बच्चे यहां एमबीबीएस कर सकते हैं। लेकिन अगला जो खेल है वो इसके अंडर किया जा रहा है, जिसमें आपको देखने को ये मिलेगा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स और इधर दूसरा देखिए सेकंड डिग्री रिलेटिव्स को भी मान्यता दे दी गई। अब ये फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री रिलेटिव्स क्या है, ये आप ये कह सकते हैं एक तरीके से डायरेक्ट जो है वो ब्लड रिलेशन को इंडिकेट करते हैं और ये एक तरीके से इनडायरेक्ट रिलेशंस को इंडिकेट करते हैं। जैसे आपके चाचा, ताया, मामा, बुआ कोई किसी तरीके से अगर विदेश में कहीं सेटल्ड हैं, सिटीजनशिप है, वहां रहते हैं, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अच्छा, इस स्पॉन्सरशिप में बड़ा गड़बड़ झाला ये है कि देश भर में बहुत सारे आप ये कह सकते हैं काउंसलर्स हैं, या फिर आप कहेंगे बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बना के देने का वादा आपको करते हैं। तो मैं सबसे पहला आग्रह तो बच्चों से, उनके पेरेंट्स से करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से एनआरआई सीट के इस झांसे में आप नहीं आए। कई बार जब गफलत सामने आती है तो सारी चीजें धरी रह जाती हैं, आपका पैसा, आपका समय दोनों बर्बाद हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा खेल जो है सेकंड डिग्री रिलेटिव में किए जाने की संभावना है, क्योंकि सेकंड डिग्री रिलेटिव साबित करने के लिए आपको डायरेक्ट कोई रिलेशन या ब्लड रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करना होता। तो ये सेकंड डिग्री रिलेटिव्स को भी अब एमबीबीएस सीटों के लिए प्रायोरिटी दी गई। इसका मतलब आप बच्चों आराम से समझ सकते हैं कि वो सीट्स जो स्टेट की मेडिकल कॉलेजेस में थी, नहीं भरे जाने की स्थिति में स्टेट के बच्चों को ही पेमेंट सीट के फॉर्म में या मैनेजमेंट सीट के फॉर्म में मिल जाती थी, अब उसके मिलने की संभावना कम हुई है। तो इन एनआरआई सीट्स के पीछे कुछ विशेष लोगों को फायदा पहुंचाए जाने के लिए एनआरआई को लगातार रीडिफाइन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले सिर्फ एनआरआई कैंडिडेट को एडमिशन दिया जा रहा था, अब उसके बाद में चाइल्ड ऑफ एनआरआई के बाद फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री रिलेटिव्स को भी एडमिशन दिया जा रहा है। आप चाहें तो बाकायदा इसके नोटिफिकेशंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद सबसे संगीन मुद्दे पे आते हैं। ये जो पीछे मैंने आपको बताया ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन सबसे संगीन मुद्दा ये है। पिछले दिनों हमने कुछ वीडियोज के माध्यम से ये बातें उठाई और भारत भर के कई सारे एडुकेटर्स और सोशल मीडिया पर जो एक्टिव रहने वाले लोग हैं उन्होंने इस बात को आपके सामने रखा। आपको पता होगा नीट यूजी 2024 में ऐसे 16 स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं, नॉट क्वालिफाइड। आप चाहें तो पूरा वीडियो डिटेल मैंने वहां डॉक्यूमेंट्स के साथ डाल रखा है, वो आप वहां देख सकते हैं। इस वीडियो में भी उसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो 16 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड नहीं हैं, लेकिन आप कह सकते हैं दे आर परस्यूइंग एमबीबीएस। ये एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं। अब ये एमबीबीएस कैसे परस्यू कर रहे हैं? 52 मार्क्स का स्टूडेंट जो है, 720 में से 52 नंबर जिस बच्चे के आए हैं वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा है। मजे की बात ये है कि इन 16 बच्चों में से 12 बच्चे जो हैं वो पब्लिक मेडिकल कॉलेज मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हैं और 4 बच्चे जो हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हैं। अब ये कैसे संभव हुआ? ये देखिए, किसी न किसी तरीके से गफलत ही हुई है। हालांकि जब बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर तैरने लगी तो एमसीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और एमसीसी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये कहा कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस जो स्टेट काउंसलिंग के बाद मेडिकल कॉलेजेस एनएमसी एक पोर्टल आपको जो देता है उस पर अपना डेटा अपलोड करता है, तो एनएमसी के पोर्टल पर जो डेटा अपलोड किया गया उस डेटा में खामी है, मतलब डेटा जो है उसमें एरर है। ध्यान से सुनिएगा, ये डेटा एरर बताया जा रहा है। एनएमसी कहती है कि स्टेट की काउंसलिंग के बाद जो कॉलेजेस को डेटा अपलोड करने के लिए दिया गया तो कॉलेज के डेटा में एरर है। सबसे पहली बात तो कॉलेज अपने आप में एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बॉडी होती है, और दूसरा नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो क्या कर रहा है अगर वो एक कॉलेज के या किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के डेटा को एनालाइज नहीं कर सके, और उसके लिए बहुत लंबा समय होता है।
एनालाइज करने के लिए। और अगर वो एनालाइज नहीं कर पा रहा, जब आज के दौर में इतनी टेक्निक्स और टूल्स है। अच्छा, एक बात संभव है, आप अगर पूरी लिस्ट को देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 52 आउट ऑफ 720 वहां मेंशन है, तो आगे वहां इसका करेक्ट परसेंटाइल भी मेंशन है। अब सबको ये पता है कि बच्चा ओबीसी, एससी और एसटी का है तो 40 परसेंटाइल से या 40th परसेंटाइल से नीचे नहीं जा सकता, और ये जनरल का बच्चा अगर है तो 50th परसेंटाइल से नीचे नहीं जा सकता। इसका करेक्ट परसेंटाइल वहां मेंशन होने के बावजूद भी ये वहां मेंशन है। ऑल इंडिया रैंक या मेरिट नंबर अगर आप देखोगे तो 22 लाख से ज्यादा मेरिट नंबर जो है वो भी वहां मेंशन्ड है। तो किसी एक कॉलम में गलती होने की संभावना है, सारे कॉलम्स में गलतियां नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। तो नीट फेल्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनको एमबीबीएस सीट्स कैसे अलॉट कर दी गई, ये अपने आप में एक सवाल है। और जैसा मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया पर चीजें एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में आने के बाद एनएमसी ने डेटा एरर का हवाला देते हुए कॉलेजेस से जवाब मांगा है और पूछा है कि इस डेटा में एरर क्यों है। अब ये वास्तव में एरर है या नहीं है, इस बात को तो आगे देखा जाएगा। हालांकि ये संभव है ये कह दिया जाए कि ये डेटा एरर ही था। एमसीसी का जो नोटिफिकेशन है वो एबनॉर्मलिटीज को लेके मेडिकल कॉलेजेस को जो कहा गया है, उसमें 2023 और 24 के दोनों के कुछ केसेज हो सकते हैं। लेकिन आप एक बात बच्चों ध्यान रखें कि 2023 में भी कुछ एबनॉर्मलिटीज थी और 2024 में भी एबनॉर्मलिटीज थी। तो क्या हर बार किसी न किसी तरीके से एबनॉर्मलिटीज जो है वो रहती ही हैं? क्या कुछ लोगों को सीधे सीधे फायदा पहुंचाया जाता है? क्या कुछ लोगों की एमबीबीएस में भी बैकडोर एंट्री होती है? इस बात की पड़ताल करने की आवश्यकता है। जब भी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं, विद्यार्थियों के हित में, स्टूडेंट्स के हित में हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, जिससे आप अवेयर रहें, आप जागरूक रहें और किसी भी प्रकार के करप्शन का, भ्रष्टाचार का आप शिकार ना बने और आपकी सीट, आपका हक कोई दूसरा ना मार खाए जो रसूख रखता है या जिसके पास पैसा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मेडिकल कॉलेजेज और मेडिकल एजुकेशन में करप्शन या फर्जीवाड़े को लेकर कुछ बिंदुओं पे हमने विस्तार से चर्चा की। आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।